तो चलिए आज कुषाण वंश की कहानी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। हाँ, और ये कहानी बहुत दिलचस्प है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक कमाल की तस्वीर दिखाते हैं। मतलब मध्य एशिया की एक घुमंतु जनजाति यूएजी जो यहाँ आई और उसने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो रोम से चीन तक फैला था। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये आउटसाइडर से आप कह सकती हैं इनसाइडर कैसे बने और अपने समय की एक कल्चरल और कमर्शियल सुपर पावर के तौर पर कैसे उभरे। इसकी शुरुआत होती है संस्थापक कुजुल कड़फिसेस से करीब 30 ईस्वी में। उन्होंने ही बिखरे हुए यूएजी कबीलों को एकजुट किया था। अच्छा। लेकिन सबसे अनोखी बात उनके सिक्कों में मिलती है। एक तरफ आखिरी यूनानी राजा हरमोयस की तस्वीर और दूसरी तरफ अपनी। एक मिनट, सिक्के पर पिछले राजा की और अपनी दोनों की तस्वीर? हाँ, दोनों की। ये तो बहुत अजीब है। मतलब क्या वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं नया शासक हूँ लेकिन पुराने सिस्टम को ही आगे बढ़ा रहा हूँ? बिल्कुल सही। ये सिर्फ कब्जा नहीं था, असल में ये एक बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिकल मूव था। एक तरह का शांतिपूर्ण अधिग्रहण। हाँ, वो स्थानीय लोगों को बता रहे थे कि सत्ता बदली है पर स्थिरता बनी रहेगी। इसके बाद उनके बेटे विम कड़फिसेस ने साम्राज्य को भारत में और फैलाया। और उन्होंने वो बड़ा कदम उठाया था ना, सोने के सिक्के जारी करने वाला। हाँ, पहली बार। इन पर महाराजा धीराज जैसी उपाधियां थीं और शिव के प्रतीक जैसे नंदी और त्रिशूल। बिल्कुल। सोने के सिक्के जारी करना ये सिर्फ अमीर होने की निशानी तो नहीं होगी? नहीं। उस दौर में तो रोमन सोने के सिक्के पूरी दुनिया में चलते थे, तो क्या ये रोम को एक तरह की सीधी टक्कर देने जैसा नहीं था? यही इसका असली मतलब था। ये एक आर्थिक संप्रभुता का ऐलान था, एक राजनीतिक बयान कि अब हम भी दुनिया के बड़े खिलाड़ी हैं। और यहीं से व्यापार की वो बड़ी कहानी शुरू होती है। हाँ, रोम और चीन के साथ सिल्क रूट पर व्यापार फलने फूलने लगा। तो विम कड़फिसेस ने आर्थिक नींव तो रख दी, लेकिन पैसा तभी आता है जब शांति हो, रास्ते सुरक्षित हों। यहीं से पैक्स कुशाणा का आइडिया आता है ना? हाँ, कुषाण शांति। और ये कोई संयोग नहीं था। उन्होंने सिल्क रूट के सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी हिस्सों को कंट्रोल किया। अच्छा। ये शांति एक तरह की सिक्योरिटी गारंटी थी, जिसके बदले में वो व्यापार पर टैक्स लगाते थे। असल में वो ग्लोबल ट्रेड के गेटकीपर थे और शांति उनका बिजनेस मॉडल था। और फिर आते हैं सबसे महान सम्राट कनिष्क प्रथम, जो सिर्फ एक विजेता नहीं थे। सही कहा, वो एक विजनरी भी थे। कनिष्क साम्राज्य को गंगा के मैदानों तक ले गए और उन्होंने अपनी राजधानी पुरुषपुरबो बनाया, जो आज का पेशावर है। ये लोकेशन के हिसाब से तो एक मास्टर स्ट्रोक था, सिल्क रूट के ठीक ऊपर। हाँ, व्यापार और सेना दोनों पर नजर रखने के लिए एकदम सही जगह। और मथुरा को दूसरी राजधानी बनाना भी दिखाता है कि उनकी पकड़ भारतीय इलाकों पर कितनी गहरी हो चुकी थी। और उनकी सबसे बड़ी देन थी बौद्ध धर्म को संरक्षण देना। उन्होंने कश्मीर में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन करवाया, जो बौद्ध धर्म के इतिहास में एक मील का पत्थर है। अशोक के बाद शायद कनिष्क ही थे, है ना, जिन्होंने बौद्ध धर्म को मध्य एशिया और चीन तक फैलाने में इतनी बड़ी भूमिका निभाई। बिल्कुल। और इसी दौर में गांधार कला अपनी शिखर पर पहुंची। गांधार कला, ये सोचना ही कितना कमाल का है। मतलब कारीगर यूनानी परंपरा के, विषय भारतीय बौद्ध धर्म का और राजा मध्य एशिया का। हाँ, ये आज की ग्लोबल दुनिया का एक प्राचीन उदाहरण है। उन्होंने संस्कृतियों को टकराने नहीं दिया, बल्कि उन्हें मिलाकर कुछ नया बनाया। एक सवाल यहाँ ये उठता है कि हमारे महाकाव्यों रामायण या महाभारत में कुषाणों का कोई सीधा जिक्र क्यों नहीं मिलता? इसकी सीधी वजह समय है। ये महाकाव्य जिन घटनाओं पर आधारित है, उनका ताना बाना कुषाणों के आने से बहुत पहले बुना जा चुका था। तो उनमें उनका ऐतिहासिक उल्लेख मिलना संभव ही नहीं है। हाँ। तो फिर तीसरी शताब्दी आते आते इस महान साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? बाहरी दबाव बहुत बढ़ गया था। पश्चिम से फारस के ससानियों ने और मध्य एशिया से हूणों जैसे नए समूहों ने लगातार हमले किए, जिससे साम्राज्य धीरे धीरे टूट गया। तो इस सब का मतलब क्या निकालें? कुषाणों की कहानी सिर्फ जीत हार की तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो प्राचीन और मध्ययुगीन भारत के बीच एक पुल की तरह थे। जैसा